नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि हमजा शहबाज की हुकूमत की बरतरफी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक अचानक क्या इंतहाई हैरान कुन और तहलका खेज नोयत का इंकशाफ हुआ है। इमरान खान साहब अचानक अदालत क्यों पहुंचे, मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो कैसे और क्यों वायरल हुई और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर क्या है। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की एक नई शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो में दो किरदार नजर आ रहे हैं और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। यह वीडियो इतनी तेजी से फैली कि अब न्यूज चैनल्स भी इस वीडियोस के मुतल्लिक हेडलाइंस बना रहे हैं। इस वीडियो के मुतल्लिक अब बाज़ाब्ता तस्दीक भी की गई है कि यह एक असली वीडियो है और इस वीडियो में जो ऑडियो है, इस वीडियो में जो आवाज है वो भी मरियम नवाज की है। इसका मतलब यह है कि इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर मौजूद ऑडियो को एडिट वगैरह नहीं किया गया और इस वीडियो में मरियम नवाज के साथ एक इंतहाई मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखा जा सकता है, एक इंतहाई पुरस्कार किरदार को देखा जा सकता है और यह किरदार वाज़े तौर पर मरियम नवाज के दाएं तरफ मौजूद है। यह एक ऐसा किरदार है जिसने एक बहुत मिस्टीरियस नोयत की मुहिम भी चलाई थी, एक बहुत ही पुरस्कार किस्म की मुहिम भी चलाई थी। पहले इस किरदार का ताल्लुक PSF से था, फिर यही किरदार पीपल्स पार्टी की मरकजी सियासत में दाखिल हुआ और उसके बाद इस किरदार को फौजी अदालत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन जब इस किरदार को यह सजा सुनाई गई तो उसके बाद ये शख्स अंडरग्राउंड चला गया था, जेरे जमीन चला गया था, ये गिरफ्तार नहीं हो सका था और फिर बेनजीर भुट्टो जब इक्तदार में आई तो इसकी सजा तो माफ कर दी गई, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने इसे दोबारा से पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं किया। उसके बाद यह किरदार नून लीग में शामिल हुआ और इसी किरदार के मुतल्लिक फिर जनरल राहील शरीफ ने और चौधरी निसार अली खान ने दो बहुत बड़े और अहम नोयत के इंकशाफात किए। चौधरी निसार अली खान का इंकशाफ यह था कि यह एक ऐसा करैक्टर है और एक ऐसा किरदार है जो मियां नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरता है, गाड़ी से उतरने के बाद फौज के साथ गालम गलोच करता है और दोबारा मियां नवाज शरीफ की गाड़ी में बैठ जाता है। जबकि जनरल राहील शरीफ का इंकशाफ यह था कि यह किरदार फौज के खिलाफ जो तारीख की सबसे बदतरीन साजिश हुई उस साजिश में मुलव्विस था और जनरल राहील शरीफ ने ही इस शख्सियत के खिलाफ और इस किरदार के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था और उसको उसके ओहदे से भी हटवाया था। चौधरी निसार अली खान ने यह तस्दीक भी की थी कि यही किरदार डॉन लीक्स में मुलव्विस था, यानी परवेज रशीद। अब इस वीडियो में फौज मुखालिफ इस शख्सियत यानी परवेज रशीद को मरियम नवाज की आज की ताजा तरीन वीडियो में उनके दाएं जानिब खड़ा हुआ देखा जा सकता है और इसी वीडियो में अपनी नोयत का एक अजीबो गरीब किस्म का तमाशा भी हुआ जो कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद वो वीडियो क्लिप वायरल भी हो गया, यानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल गया और अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी इस अजीबो गरीब इंतहाई दिलचस्प क्लिप को वायरल कर रहे हैं और आगे फैला रहे हैं। वो इसलिए कि इस्लामाबाद में जब मरियम नवाज अदालत से बाहर निकली तो वहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट हो गया और वो इसलिए कि अदालत से बाहर निकलते ही मरियम नवाज ने कैमरों के सामने यह कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब का क्या हक है कि वो एटमी प्रोग्राम के बारे में बात करें और इमरान खान फौज के खिलाफ बात किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यहां अचानक एक बड़ा अजीब किस्म का तमाशा हो गया और वो इस तरह कि मरियम नवाज से सवाल ये पूछा गया कि आप इमरान खान के मुतल्लिक तो बात कर रही हैं लेकिन आप खुद फौजी क्यादत के नाम लेकर उन पर तनकीद करती रहीं। बिलावल भुट्टो ने तो सिंधु देश का नारा भी लगाया था,
इस पर मरियम नवाज ने एक अजीबो गरीब किस्म का लतीफा सुना दिया। और वो लतीफा ये था कि जब हम फौज पर तनकीद कर रहे थे तो वो एक मस्बत तनकीद थी, लेकिन इमरान खान अगर फौज पर तनकीद करेंगे तो हम जैसे फौज से मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मुहिब्बे वतन लोग इमरान खान का रास्ता रोकेंगे। लेकिन मरियम नवाज ने जब ये अल्फाज बोले तो वहां कहके लग गए और एक नया सीन क्रिएट हो गया, क्योंकि मियां नवाज शरीफ तो एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेकर कहा था कि हम जब इक्तदार में आएंगे तो जनरल बाजवा पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। भरे जलसे में मियां नवाज शरीफ ने ये अल्फाज बोले थे कि मैं कारगिल के जो फौजी राज हैं वो तमाम राज खोल दूंगा। और अब यही लोग जो हैं फौज से ड्रामे का एक मोहब्बत का एक ड्रामा रचा रहे हैं। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान साहब ने असल में बात यह की थी कि जब मुल्क माशी तौर पर तबाह होता है तो फिर फौज भी कमजोर हो जाती है और जो मुल्क के दुश्मन हैं उस मुल्क को तोड़ने पर तुल जाते हैं। लेकिन मरियम नवाज का जो नाम नेहाद फौज से मोहब्बत के ड्रामे के मुतल्लिक बयान था, इस पर मरियम नवाज को शर्मिंदा करने के लिए उनकी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। बहरहाल अब बात करते हैं कि DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा नया और अहम नोयत का इंकशाफ किया गया है। और ये जो इंकशाफ है ये किसी निजी महफिल में नहीं किया गया, कुछ जराए से ये खबर नहीं आई, बल्कि पहली मर्तबा ये ताजा तरीन इंकशाफ जो आज के दिन में किया गया है ये कैमरों के सामने किया गया है DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक। और इस इंकशाफ के मुतल्लिक असद उमर का एक वीडियो क्लिप वायरल भी है और असद उमर इस वीडियो क्लिप में 3 इंकशाफात करते हुए नजर आते हैं। इन तीनों इंकशाफात के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब पहला इंकशाफ असद उमर ने यह किया कि पूरे मुल्क के सियासतदान इस वक्त नवंबर का जिक्र कर रहे हैं, यानी नए आर्मी चीफ की तकर्री के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरल बाजवा की जो दूसरी मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। और उसके बाद 5 सीनियर तरीन जो जनरल्स हैं उनकी एक सीनियरिटी लिस्ट मौजूद है, उनमें से एक आर्मी चीफ के तौर पर उसका तकर्रुर होगा और एक की तकर्री चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर होगी। तो इसी मामले पर असद उमर ने अब ये अल्फाज बोले और ये नुक्ता बयान किया कि अगर कोई ये समझता है कि आर्मी चीफ की तकर्री उसने की है, लिहाजा अब आर्मी चीफ वही करेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर कहेगा, तो ऐसा समझने वाला शख्स जो है उससे बड़ा खोता कोई नहीं है। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, यानी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ये समझता है कि मैंने किसी को आर्मी चीफ बना दिया है तो अब ये मेरी बात मानेगा, तो ऐसा समझने वाला शख्स एक खोता इंसान है। लेकिन उसके बाद उन्होंने DGISI के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाकया सुना दिया और असद उमर ने यह वाकया जब सुनाया तो इसमें जनरल फैज हमीद का जिक्र भी किया और जनरल नदीम अंजुम का जिक्र भी किया। और असद उमर ने असल में यह बताया कि जब DGISI की तैनाती के मामले पर पिछले साल एक पेचीदा किस्म की सूरत हाल पैदा हुई और उसके बाद इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात में वो मामला हल कर लिया गया और बिल आखिर DGISI जनरल नदीम अंजुम की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। लेकिन इस हवाले से असद उमर ने एक दिलचस्प वाकया सुना दिया और पहली मर्तबा उन्होंने इस नोयत का जो वाकया है ये कैमरों के सामने एक टीवी प्रोग्राम में शेयर किया। और असद उमर का कहना यह था कि जब DGISI की तैनाती का मामला हल हो गया तो उसके बाद जब हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले तो हमारी पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर ने मुझसे एक इंतहाई अहम बात कर दी। मैं उनकी ये बात सुनकर बड़ा हैरान भी हुआ, लेकिन चूंकि वो हमारी पार्टी के बड़े लीडर थे इसलिए उनकी इस बात की बड़ी अहमियत थी। और असद उमर ने बताया कि हमारी पार्टी के इस बहुत बड़े लीडर ने कहा कि असद जी दरार तो पड़ गई है, यानी ये अल्फाज कोट अनकोट असद उमर ने बोले कि हमारे लीडर ने हमें बताया
کہ اسد جی دراڑ تو پڑ گئی ہے، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے پر عمران خان صاحب کی حکومت اور فوجی قیادت کے درمیان دراڑ پڑ گئی ہے۔ اس کے بعد اسد عمر سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے لفظ جی بولا کہ آپ کے لیڈر نے اسد جی کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ لیڈر شاہ محمود قریشی ہوں گے، کیونکہ شاہ محمود قریشی کے بولنے کا سٹائل ایسا ہے کہ وہ ناموں کے ساتھ جی کا الفاظ جو ہے، جی کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس پر اسد عمر نے کہا کہ نہیں، عمران خان صاحب بھی اکثر جی کا لفظ بولتے ہیں، لیکن جس لیڈر کے متعلق میں بات کر رہا ہوں وہ عمران خان تو نہیں تھے، لیکن ایک بڑے لیڈر ضرور تھے۔ بہرحال اب یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک تازہ ترین الگ سے ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب اچانک عدالت پہنچ گئے۔ عمران خان صاحب کی آمد پر عدالت کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا، اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس کیسر رشید نے عمران خان صاحب کی درخواست پر سماعت کی، اور اس سماعت کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی جو راہداری ضمانت ہے وہ منظور کر لی۔ لیکن یہیں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور حیران کن نوعیت کی خبر آ گئی، اور یہ جو خبر تھی یہ اس وقت آئی جب ایک ناقابل یقین قسم کی اور ایک پراسرار نوعیت کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، اور اس ویڈیو کے سامنے آنے پر عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق 3 بہت بڑے راز کھول دیے۔ ان رازوں کے متعلق ایک تہلکہ مچ گیا۔ سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کے یہ جو آج کے پوائنٹس تھے یہ وائرل ہیں، اور اسی طرح جو مین سٹریم نیوز چینلز ہیں انہوں نے بھی انہی پوائنٹس کے متعلق بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنائی ہیں۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا، اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، یعنی طاقتور حلقوں کو مخاطب کیا، اور آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فوجی قیادت کو مخاطب کیا، اور خان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان اس وقت فیصلہ کن مرحلے پر کھڑا ہے، اب فیصلہ نہ کیا گیا تو ہم تباہی کی طرف جائیں گے۔ اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ درست فیصلے نہیں کرتی تو ملک تباہ ہو جائے گا، پاکستان دیوالیہ ہونے کے بہت قریب ہے، اور دیوالیہ ہونے کے بعد جو سب سے پہلے ادارہ ہٹ ہوگا، یعنی جب دفاعی بجٹ نہیں ہوگا تو فوج کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے آج کی تاریخ میں دوسرا بہت بڑا انکشاف بھی کر دیا، اور خان صاحب نے اپنے اس نقطے میں جو فوجی قیادت کے متعلق تھا، جو فوج کے متعلق تھا، اس نقطے میں خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک طاقتور فوج چاہیے۔ پاکستان کی فوج اگر مضبوط نہ ہوتی تو دیکھ لیں مسلمان ممالک میں کیا ہوا ہے، اور چن چن کر مسلمان ممالک کو تباہ کیا گیا۔ اللہ کی نعمت ہے کہ ہماری فوج تگڑی ہے اور کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن تگڑی فوج کے ساتھ ساتھ اگر تگڑی حکومت بھی ہو تو پھر پاکستان حقیقی طور پر ایک آزاد ملک بنے گا۔ لیکن پھر نیوٹرل کا لفظ بول کر عمران خان صاحب نے تیسرا بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے پچھلے 2 ہفتوں میں نیوٹرل کا لفظ بول کر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور فوجی قیادت کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور ایک نیا راز بھی کھول دیا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو اس وقت نیوٹرلز کو میں نے خود اور میرے ایک وزیر نے جا کر یہ بریفنگ دی کہ اگر یہ حکومت چلی گئی تو معاشی طور پر پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری بات 100% سچ ثابت ہو گئی، اور کس طرح پاکستان دیوالیہ ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے خطرناک اعلان کر دیا، اور یہ ایک ایسا اعلان تھا جس سے روکنے کے لیے خان صاحب کو 2 تازہ ترین پیغامات اہم حلقوں کی جانب سے بھجوائے گئے تھے، لیکن خان صاحب نے ان پیغامات کے ملنے کی تصدیق تو کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ اعلان کر دیا، اور خان صاحب نے اعلان یہ کیا کہ قومی اسمبلی میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم قومی اسمبلی میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس سازش کو قبول کر لیا اور ان چوروں کو قبول کر لیا۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا
کہ इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त इस करप्ट हुकूमत के साथ मिला हुआ है। बहरहाल अब बात करते हैं कि हमजा शहबाज और उनकी हुकूमत के खात्मे के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये एक ताज़ा तरीन खबर है और इसी खबर के मुतल्लिक जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बनाई हैं, क्योंकि अब अदालत से और इलेक्शन कमीशन से दो अलग अलग लेकिन इंतहाई अहम नौयत की खबरें आई हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि अदालत के अंदर क्या गैर मामूली किस्म की और इंतहाई दिलचस्प नौयत की सूरत हाल पैदा हुई। तो मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की सिचुएशन पैदा हुई, क्योंकि वहां पर हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई। अब जिस वक्त ये समाअत हो रही थी तो अचानक लोटों का जिक्र भी हो गया, जिस पर जज के ऐसे रिमार्क्स आए कि हमजा शहबाज और उनकी जो पूरी टीम थी वो हैरान हो गई कि जज की जानिब से इस किस्म के रिमार्क्स भी आ सकते हैं। और इन रिमार्क्स में जज ने कहा कि अब जो कुछ हुआ है पंजाब असेंबली में, ऐसा तो 150 साल की तारीख में नहीं हुआ। 150 साल की तारीख में इतना शर्मनाक काम पंजाब असेंबली में नहीं हुआ, इतने लोटे असेंबली में पहले कभी नहीं चले। ये जज साहब के रिमार्क्स थे। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई, और ये खबर एन उस वक्त आई जब GHQ में दूसरी जानिब बहुत अहम नौयत की पेशरफ्त हो रही थी। एक बड़ा गैर मामूली वाकया वहां पर भी हुआ, क्योंकि खान साहब ने जो बात की थी कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियात के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं ताकि वो मुझसे राब्ता ना कर सकें, लेकिन GHQ में एक हंगामी पेशरफ्त हुई और अब एक बड़ी शख्सियत ने इस बात की तस्दीक की है कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि इमरान खान साहब के साथ राब्ते बहाल करना बहुत जरूरी है ताकि खान साहब को दोबारा से ऑन बोर्ड लिया जाए। इस वक्त जो खान साहब के साथ अवामी मोमेंटम है, उस मोमेंटम को देखते हुए खान साहब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब एक तरफ ये हैपनिंग हो रही थी और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन से भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई, जो हमजा शहबाज के लिए और उनकी हुकूमत के लिए बड़ी तबाकुन साबित हुई। और वो खबर ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ के जो 25 बागी अरकान थे जिनका ताल्लुक पंजाब असेंबली से था, उनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकामात जारी किए थे कि मुनरिफ अरकान के जो वोट हैं ये काउंट नहीं हो सकते, ये शुमार नहीं हो सकते। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन 25 बागी अरकान को डी सीट कर दिया था और इसमें तहरीके इंसाफ के मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान मुंतखब हुए थे 5, वो भी डी सीट हो गए। अब उसके बाद खुदकार तरीके से इन मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान PTI के मुंतखब हो जाने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि उस नोटिफिकेशन को रोक लिया, जिस पर अदालत का एक फैसला भी आ गया, क्योंकि यह एक गैर आईनी काम था, गैर कानूनी काम था इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस नोटिफिकेशन को रोकना। और इस नोटिफिकेशन को रोकने का मकसद यह था कि कहीं हमजा शहबाज की अक्सरियत खत्म ना हो जाए। लेकिन अदालत ने यह हुक्म दे दिया कि यह नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इस पर फैसला किया जाए। और अब 5 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हमजा शहबाज की जो अमली तौर पर हुकूमत है वो आईनी तौर पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि PTI की जो स्ट्रेंथ है उसमें 5 नशिस्तों का इजाफा हो जाएगा, जबकि हमजा शहबाज को वोट देने वाले जो मेंबर थे वो पहले ही डी सीट हो चुके हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।